Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा for further notifications and updates. So friends, today's video going to be really important क्योंकि आज हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे. इनके बीच में डिफरेंस जानेंगे कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं. वैलिडिटी के भी कई सारे हमारे टेस्ट है, कई सारे टेक्निक्स है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, कंटेंट वैलिडिटी क्या है, तो हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ जो रिलायबिलिटी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे कि कुदर रिचर्डसन का जो फॉर्मूला आता है K20 और K21, और यहाँ से स्प्लिट हाफ क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरेटर रिलायबिलिटी, ये सब कुछ क्या है, तो इन सब को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके 2020 से प्रीवियस अगर आप शिफ्ट उठा के देख लीजिए 2015 तो वो सारे आए थे. तो इन सबको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, what is reliability and validity? So friends, जब हम exactly measure करना चाहते हैं और हम यहाँ पे जो टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, हम उसी को ही यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारी वैलिडिटी आ जाएगी. सपोज हम यहाँ पे JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, JRF के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम वही अगर हमारा रिजल्ट निकल कर आए तो वो यानी कि हमारा रिजल्ट है वो 100% वैलिड है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल गया. लेकिन जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बताता है कंसिस्टेंसी, कि आपके रिजल्ट्स के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है. सपोज आपने कोई यहाँ पे टूल या स्टैंडर्डाइज टूल आपने एक डेवलप किया, उस स्टैंडर्डाइज टूल को आपने डेवलप करने के बाद जब आपका वो स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ किया बाय डिफरेंट रिसर्चर, तो एग्जैक्ट वही रिजल्ट निकल कर आए जो रिजल्ट आपके निकल के आए थे. तो यानी कि आप यहाँ पे रिलायबिलिटी होगी, रिजल्ट्स के अंदर कंसिस्टेंसी होगी. ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग, यू वॉन्टेड टू गेट, जो आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया वही आपको मिलकर आ गया, 100% आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया. लेकिन रिलायबिलिटी की जब आपके रिजल्ट्स के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, अगर आपने वही बार बार वो टेस्ट कंडक्ट किया है तो आपकी जो कंसिस्टेंसीज निकल कर क्या आ रही है वो आपकी रिलायबिलिटी होगी. अब यहाँ पे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, जो कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि वैलिडिटी क्या है. वैलिडिटी एक ऐसा एक्सटेंट है जिसमें जो स्कोर है फ्रॉम जो आप मेजर कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स को, जो कि इंटेंटेड टू, जो इंटेंट किए हुए थे वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स को, तो वो हमारी वैलिडिटी होगी. ठीक है. रिलायबिलिटी क्या है कि जब यहाँ टेस्ट और रीटेस्ट कर रहे हैं, बार बार टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपके सेम निकल कर आ रहे हैं, कंसिस्टेंट निकल कर आ रहे हैं, तो ये हमारी रिलायबिलिटी होगी. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ना स्टेटमेंट आती है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या कॉन्सेप्ट है. सो फ्रेंड्स, जो वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपका टेस्ट वैलिड है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट है वो भी रिलायबल निकल कर आएगा. लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स का रिलायबल निकल कर आना, यानी कि बार बार कंसिस्टेंट निकल कर आना, ये इंश्योर नहीं करता कि वो आपका टेस्ट वैलिड भी होगा. ठीक है. यहाँ पे वैलिडिटी इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को. ठीक है. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वैलिडिटी यहाँ पे इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को. ठीक है. कि अगर आपने जो यहाँ पे आपने इंटेंट किया और उसको मेजर किया और रिजल्ट निकल कर आया, अगर वो इंश्योर कर दे कि बार बार हम वही यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, तो ये रिलायबिलिटी हो गया. लेकिन रिलायबिलिटी यहाँ पे इंश्योर नहीं कर पाता 100% कि आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड निकल कर आया है. ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको इसके थ्रू समझाना था. अब यहाँ पे आपको कहा है कि व्हेन अ मेजर हैज अ गुड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी, रिसर्चर्स शुड बी मोर कॉन्फिडेंट दैट द स्कोर रिप्रेजेंट व्हाट दे आर सपोज टू.
अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे बार बार वही निकल कर आ रहा है जो आप मेजर करना चाहते थे, that what you wanted to and exactly you are getting it in a same ratio, in the same proportion, तो जो आपने सपोज किया था, तो यानी कि रिसर्चर को कॉन्फिडेंस मिलता है। और यहाँ पे आपको बताया है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है कि जब आपने वैलिडिटी ऐसा एक्सटेंड टू विच द स्कोर्स फ्रॉम अ मेजर रिप्रेजेंट द वेरिएबल दे आर इंटेंडेड टू, जो उसने इंटेंड किया था वही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके वेरिएबल्स वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वैलिडिटी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। वैलिडिटी हमारा इंप्लाई करता है प्रिसाइज और एग्जैक्ट रिजल्ट्स जो एक्वायर होता है हमारा, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें, मेजर can lead to a proper or correct conclusion which we have drawn from the sample that are generalizable to the entire population। यानी कि अगर वैलिडिटी एक और आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर जो आपका सैंपल है, जो आपने सैंपल लिया वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट मीन्स कि जो आपका रिजल्ट आपने निकाला है वो पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन में जनरलाइज्ड होगा, जनरलाइजेबल होगा और आपको 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट निकाल के देगा। अगर आपका सैंपल पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यानी कि वो वैलिड है, अगर रिप्रेजेंट नहीं करता तो वो इनवैलिड है और आप उसको रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा वैलिडिटी हो गया। रिलायबिलिटी में देखा जाए तो रिलायबिलिटी हमारा रेफर करता है एक ऐसा एक्सटेंट टू विच अ स्केल प्रोड्यूसेस द कंसिस्टेंट रिजल्ट। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि आपने एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल बनाया जिसका रिजल्ट आपको बार बार वही निकाल कर दे रहा है जो आपको पहले दिया था, तो जिसकी वजह से एक रिसर्चर्स को कॉन्फिडेंस गेन होगा और यहाँ पे आपका बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ टेस्ट रीटेस्ट करेंगे तो भी आपका रिजल्ट सेम निकल कर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा रिलायबिलिटी हो गया। अब यहाँ पे एनालिसिस ऑन रिलायबिलिटी को हम रिलायबिलिटी का एनालिसिस कहते हैं कि जब भी हम अपना यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं अपने रिजल्ट्स को, कि अगर हम रिपीटेड बार बार टेस्ट करें उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आते हैं कि नहीं, तो इस पूरे के पूरे एनालिसिस को हम रिलायबिलिटी एनालिसिस से कहते हैं। रिलायबिलिटी एनालिसिस डिटरमाइन करता है कि जिसमें हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सके सिस्टमेटिक वेरिएशन इन अ स्केल, कि जो हमारे स्केल के अंदर सिस्टमेटिक वेरिएशन हो रही है उसको यहाँ पे प्रोपोर्शन को ऑब्टेन कर पाए। ठीक है, और हम ये डिटरमाइन कर पाए कि यहाँ पे स्कोर्स के बीच में क्या रिलेशन है और ये क्या रिजल्ट्स हमें निकाल कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे एसोसिएशन होता है, इफ द एसोसिएशन इन रिलायबिलिटी एनालिसिस इज हाई द स्केल yields consistent results and therefore reliable। अगर आपका एसोसिएशन हो रहा है रिलायबिलिटी एनालिसिस का हाई, यानी बार बार रिजल्ट्स आपको निकाल के दे रहा है सेम, ठीक है, तो वो हमारा हाई रिलायबिलिटी होगा। लेकिन अगर वहाँ पे रिजल्ट्स निकाल के नहीं दे पा रहा है, लो एक्सटेंट पे दे रहा है, तो वो हमारे रिलायबिलिटी कम होगी उसकी। ठीक है, अब जैसे कि फ्रेंड्स आपको एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी लगाई हुई है। ये देखिए, आपको रिलायबल और वैलिड के बीच में आपको एक डिफरेंस बता रहा है। रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है, मतलब यहाँ पे रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो रिलायबल है, मतलब वो बार बार निकल कर आ रहे हैं, लेकिन वो एक वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक सटीक आपके रिजल्ट निकाल कर नहीं दे रहा है, एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, जो आना चाहिए जो इंटेंट किया था वो नहीं निकाल के दे रहा, तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में देखो कि वैलिड है रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो आपके एक सेंट्रल पोजीशन से बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ आपको सेंटर पोजीशन में दे रहे हैं, लेकिन कुछ आपको जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं वो नहीं है, दूर है, जो आपने इंटेंट किया था उसके अंदर वेरिएशंस काफ़ी आ रही है, तो वो रिलायबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा केस कि जब आपका दोनों का दोनों रिजल्ट वैलिड और रिलायबल निकल कर आ जाए, यानी कि सारे के सारे जो वैल्यूज़ आपकी एक सेंट्रल पोजीशन एक्वायर कर ले, यानी कि जो आपने मेजर किया था, इंटेंट किया था, वो आपको मिल गया, ठीक है, वो आपका रिलायबल और वैलिड दोनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे कई सारे वैलिडिटी के टाइप्स आते हैं। अब कौन कौन से वैलिडिटी के टाइप्स आते हैं वो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे।
वैलिडिटी हमारा टेल करता है, बताता है कि हाउ एक्यूरेटली अ मेथड जो मेजर करता है समथिंग। अगर हमारा यहाँ पे मेथड मेजर करेगा व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर एंड द रिजल्ट्स क्लोजली कॉरेस्पॉन्डेड टू द रियल वर्ल्ड वैल्यूज, देन इट कैन बी कंसिडर्ड वैलिड। यानी कि आपने यहाँ पे जो मेजर करना है आप वही मेजर करना चाहते हो और जो आपका रिजल्ट भी वही निकल कर आ जाए जो आपने इंटेंड किया था, तो यानी कि आप यहाँ पे वो वैलिडिटी को दर्शाएगा कि आपने जो यहाँ पे क्लेम किया था मेजर करने के लिए और आपने उसे रिजल्ट यहाँ पे किया, परफॉर्म किया, और जो रिजल्ट निकल कर आया आपका, वो अगर आप वही निकल कर आ जाए जो आपने इंटेंट किया था, जो आपने सोचा था वही आपको मिल जाए, तो वो आपका वैलिड होगा। यानी कि JRF आपने सोचा था यहाँ पे अचीव करना, वही आपको अगर मिल गया तो वो क्या हो गया, वो हमारा 100% वैलिडिटी हो गया हमारी, कि 100% वैलिड हो गया। JRF इंटेंट किया था, उसके लिए हमने प्रैक्टिस की, मेहनत करने के बाद रिजल्ट और आउटकम हमें निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया, 100% वैलिड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कई सारी वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी। सो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? सो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है कि डज द टेस्ट मेजर द कॉन्सेप्ट दैट इट्स इंटेंडेड टू मेजर। यानी कि आपका जो टेस्ट है जो यहाँ पे मेजर करता है कॉन्सेप्ट को, क्या वो वही बता रहा है, क्या वो वही इंटेंट उसके लिए बना है जो मेजर करना है, ठीक है। ये आपको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बताता है। कंटेंट वैलिडिटी होता है जो आपके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है, जो आपके कंटेंट, विद इन द कंटेंट की कितनी वैलिडिटी है, कि जो ये टेस्ट है वो फुली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एम को जो हम मेजर करना चाहते हैं, तो वो हमारा कंटेंट वैलिडिटी हो जाता है। फेस वैलिडिटी यानी कि ऊपर से जो वैलिडिटी हम निकाल लेते हैं, कि आपने एक यहाँ पे टूल बनाया, जनरेट किया, एक सपोज क्वेश्चनर, तो क्या वो टूल क्वेश्चनर है जो मैंने यहाँ पे डेवलप किया है वो सुटेबल रहेगा मेरे एम के लिए? ऊपर से आपने देखा, फेस वैलिडिटी आपने यहाँ पे मेजर करी कि डज द कंटेंट टू टेस्ट द अपीयर टू बी सुटेबल फॉर इट्स एम, तो ये मेरी फेस वैलिडिटी हो गई। क्राइटेरिया वैलिडिटी होता है कि डू द रिजल्ट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट टेस्ट टू द सेम थिंग। यानी कि अगर यहाँ पे रिजल्ट्स को कॉरेस्पॉन्ड करें हम दूसरे डिफरेंट टेस्ट से, तो क्या यहाँ पे सेम निकल कर आएगा कि नहीं, तो ये हमारा क्राइटेरिया वैलिडिटी होता है। अब फ्रेंड्स इसको हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताया है कि वैलिडिटी हमारी कैसे यहाँ पे कितनी फॉर्म्स में डिवाइड होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरह की वैलिडिटी होती है, एक होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दूसरी होती है इन्फ्रेंस वैलिडिटी। सो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्ट की बात होती है तो यहाँ पे हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब इन्फ्रेंस वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये ओवरऑल स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल स्टडीज जो आप करती है, कंडक्ट करती है। कंटेंट वैलिडिटी आपकी यहाँ पे दो तरीके से होती है, एक होती है ट्रांसलेशन और होता है क्राइटेरिया। लेकिन इन्फ्रेंस वैलिडिटी अगर देखें, यानी कि ओवरऑल वैलिडिटी देख रहे हैं हम, तो वो हमारी दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ये हमारे दो चीज़ों पे वेरी करता है, फेस और कंटेंट। लेकिन जो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है ये प्रेडिक्टिव, कंकरेंट, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेट पे वेरी करता है और ये वैलिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी के ऊपर एक मार्क्स के PhD में क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स का, कि यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है। सो फ्रेंड्स इंटरनल वैलिडिटी होती है कि लार्जली जो आपको बताती है, इंटरप्रिटेट कर पाती है, लार्जली अबाउट इंटरप्रिटेबिलिटी। इंटरनल वैलिडिटी जो कि रेफर करती है टू वेदर द क्लेम कंक्लूजन स्पेशली रिलेटिंग टू द कॉजैलिटी आर कंसिस्टेंट विद द रिसर्च रिजल्ट। ये विद इन दी आपको वेरिएबल्स बताता है, ठीक है, कि विद इन दी कि क्या वो कॉजल रिलेशनशिप बता पा रहे हैं। इंटरनल वैलिडिटी कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर वहां पे मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो हमारी इंटरनल वैलिडिटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी आपका बताता है जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि जब आप यहाँ पे जनरलाइज करो अपने रिजल्ट को,
अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बताया कि डज द स्टडी वी से एनीथिंग आउटसाइड द पर्टिकुलर केस, कि क्या ये स्टडी को हम यहाँ पे अगर किसी आउटसाइड पर्टिकुलर केस में लगाए तो उतनी ही ये हमें जनरलाइज रिजल्ट निकाल के देगी कि नहीं, तो उसके लिए एक्सटर्नल वैलिडिटी यहाँ पे यूज होती है। एग्जाम्पल है, in your study of 150 workers in a consulting company IT's department, you find that more central they are in friendship network, the better they do their jobs. To what extent can you say it is a true और अदर वर्कर्स? यानी कि आप यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या एक हेल्दी और फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट होगा तो क्या उससे यहाँ पे बेटर रहेगा जॉब्स अपॉर्चुनिटी का, द बेटर डू देयर जॉब्स। अगर एक हेल्दी फ्रेंडशिप नेटवर्क होगा एम्प्लॉयज के बीच में तो क्या वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये हम यहाँ पे अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे जनरलाइजेबल फ्रेंड्स हमेशा सैंपल के फॉर्म में होता है कि जब हमारा यहाँ पे सैंपल पॉपुलेशन को के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको हम जनरलाइजेबिलिटी भी कहते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारी सैंपल के ऊपर बेस्ड होता है, और लेकिन यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी को हम कहते हैं विद इन दी सैंपल, कि विद इन दी सैंपल के बीच में जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितना एक दूसरे के साथ कॉजल रिलेशनशिप है, कि एक का इफेक्ट दूसरे पे क्या करेगा, अगर करेगा तो वो हमारी इंटरनल वैलिडिटी को दर्शाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बारी आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमारा इवेलुएट करता है वेदर द मेजरमेंट टूल रियली रिप्रेजेंट द थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग, कि जो आपने यहाँ पे टूल क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, तो क्या वो एग्जैक्टली आपका रिप्रेजेंट करेगा कि जो आप यहाँ पे मेजर करना चाहते थे, वो आपको जो आपका एम है, आपने उस एम को मद्देनजर रखते हुए आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है टूल, तो क्या वो टूल यहाँ पे एग्जैक्टली मेजर कर पा रहा है, एग्जैक्टली वो मेजर कर पा रहा है जो आप करवाना चाहते हैं उससे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट के अंदर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल को, जैसे कि इंटेलिजेंस, ओबेसिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, और इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के अंदर वो आ जाते हैं कि जो आप यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं। अब सपोज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव observable entity called depression that we can measure directly, but based on existing psychological research and theory, we can measure the depression based on the collection of symptoms and indicators such as low self-confidence and low energy. तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होगी? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट द मेथड ऑफ मेजरमेंट मैचेस द कंस्ट्रक्ट यू वांट टू मेजर। आपने यहाँ पे एक टूल बनाया है जो कि डिप्रेशन को यहाँ पे मेजर कर रहा है, तो क्या वो टूल जो मैंने क्रिएट किया है जो मेरे मेजर को यहाँ पे मेजर कर रहा है डिप्रेशन को, तो क्या वो एग्जैक्टली डिप्रेशन को मेजर करने के लिए सुटेबल है कि नहीं? तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे डिप्रेशन मेजर करना चाहता है रिसर्चर, ठीक है, यहाँ पे मेजर करना चाहता है, तो क्या वो इस जो उसने बनाया है अपना एम उसको वो सही से मेजर कर पाएगा कि नहीं इस टूल से? तो ये हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा आता है कंटेंट वैलिडिटी। सो फ्रेंड्स, जो कंटेंट वैलिडिटी होता है ये हमारा असेस करता है कि वेदर अ टेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट, कि जो हमारा रिप्रेजेंट कर पा रहा है ये पूरे के पूरे एक्सपेक्ट को कंस्ट्रक्ट के, तो वो हमारी कंटेंट वैलिडिटी आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि अब मैथमेटिक्स टीचर है, उसने डेवलप किया है एंड ऑफ सेमेस्टर अलजेब्रा टेस्ट फॉर हर क्लास, ठीक है। एक मैथमेटिक्स टीचर है, उसने यहाँ पे अलजेब्रा टेस्ट को कंडक्ट करवाना है अपनी क्लास में, तो उसके लिए उसने क्या किया है, टेस्ट वो लेना चाहता है। टेस्ट यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे अलजेब्रा के क्वेश्चंस होने चाहिए उसके अंदर, मतलब टेस्ट शुड कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ अलजेब्रा दैट वाज टॉट इन द क्लास। अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स टीचर टेस्ट लेना चाहता है बच्चों का अलजेब्रा के ऊपर,
और वो देखना चाहता है कि उसने जो यहाँ पे अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाया था कि उसने कितना समझ आया कि नहीं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए कि अगर वो अलजेब्रा को टेस्ट करना चाहता है कि अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट उन्हें गेन हुआ कि नहीं, तो टेस्ट में वही वेरिएबल्स, वही चीजें आनी चाहिए, वही क्वेश्चंस आने चाहिए अलजेब्रा से रिलेटेड, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं आना चाहिए। तो यही आपको बता रहा है कंटेंट कि जो आप मेजर करना चाहते हैं वही इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, वही कंटेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे इन्वॉल्व है तो वो हमारा 100% कंटेंट वैलिडिटी होगी, अगर नहीं तो नहीं होगी। और आगे फर्दर देखो कि अगर some type of algebra are left out, then the results may not be an accurate indication of students' understanding of the subject. Similarly, if she includes the question that are not related to algebra, the results are no longer valid. अगर टीचर ने यहाँ पर टेस्ट में अलजेब्रा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रखा है, ठीक है, क्योंकि वो अलजेब्रा देखना चाहती थी कि बच्चों को कितना है आया है, अगर उसने वही उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए तो वो 100% वैलिड है कि जो वो मेजर करना चाहती है एग्जैक्टली वही उसने वही कंटेंट चुने हैं और उसी के बेसिस पे वो जज कर रही है कि बच्चों को आया कि नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ उसने क्वेश्चंस ऐसे जोड़ दिए जो अलजेब्रा से रिलेटेड नहीं है, पूरी की पूरी तरीके से डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट वैलिड निकल कर नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो अलजेब्रा की नॉलेज को नहीं दर्शा पाएगा, ठीक है। तो यही हमारा कंटेंट वैलिडिटी है। कंटेंट वैलिडिटी असेस करता है वेदर अ टेस्ट जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है सारे के सारे एक्सपेक्ट का जो कि हमने कंस्ट्रक्ट में यूज किए थे, तो ये हमारा कंटेंट वैलिडिटी हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कंटेंट वैलिडिटी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है जो कि आपको बताता है, इंश्योर करता है कि जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है वो यहाँ पे मैच कर पा रहा है, मैचेस द कंस्ट्रक्ट यू वांट टू मेजर, जो आप मेजर करना चाहते हैं वही आपको जो टेस्ट है जो मेजर कर रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को वो इंटेंड कर रहा है मेजर करने के लिए। लेकिन जो कंटेंट वैलिडिटी है वो आपको बताता है कि इज द टेस्ट फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मेजर, कि जो आपने टेस्ट यहाँ पे लिया है क्या वो रिप्रेजेंट करता है सारे के सारे एम्स को जो आप मेजर करना चाहते हो, तो ये मेरी कंटेंट वैलिडिटी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बारी आती है फेस वैलिडिटी की। सो फ्रेंड्स फेस वैलिडिटी हमारा यहाँ पे कंसिडर करता है कि हाउ सुटेबल द कंटेंट ऑफ अ टेस्ट सीम्स टू बी ऑन द सरफेस, कि सरफेस लेवल पे वो कैसा दिखता है। सरफेस लेवल पे आप यानी कि ऊपर से देख पाओगे कि क्या ये जो मैंने जनरेट किया है अपना टूल, तो क्या वो यहाँ पे मेजर कर पाएगा ओवरऑल, तो ये हम सरफेस लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है। कि फेस वैलिडिटी जो कंसीडर करती है कि हाउ सुटेबल द कंटेंट ऑफ द टेस्ट सीम्स टू बी ऑन सरफेस, कि सरफेस पे कैसा लग रहा है। इट इज सिमिलर टू द कंटेंट वैलिडिटी बट फेस वैलिडिटी इज मोर इनफॉर्मल एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट। ये हालांकि आपको सिमिलर लगेगा कंटेंट वैलिडिटी के कि सिमिलैरिटी है इसके अंदर, लेकिन इनके बीच में काफ़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि आपने यहाँ पे क्रिएट किया है सर्वे जो कि मेजर कर रहा है रेगुलरिटी ऑफ पीपल्स डाइटरी हैबिट्स, यानी कि लोगों की डाइटरी हैबिट्स क्या है उसको मेजर करने के लिए आपने एक सर्वे कंडक्ट किया। अब यहाँ पे आप रिव्यू कर रहे हैं सर्वे के आइटम्स को, जिसने क्वेश्चंस पूछा है कि अबाउट एवरी मील ऑफ द डे एंड स्नैक्स ईटन इन बिटवीन और एवरी डे ऑफ द वीक। तो आप एक सरफेस पे देख रहे हो, आपने क्या किया, आपने सर्वे यहाँ पे जनरेट किया, सर्वे आपने बनाया, आप यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं पीपल्स की डाइटरी हैबिट्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस में डाइटरी से रिलेटेड ही अपने सर्वे में इंक्लूड करूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, सरफेस लेवल पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्वे है वो सही से मेरा लग रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस वही निकाल के डाले हैं जो कि डाइटरी हैबिट्स को यहाँ पे चेक करने के लिए है। तो आप ये सरफेस लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है। एक तरह का ये हमारा फेस वैलिडिटी हमारा एक सब्जेक्टिव मेजर होता है, सब्जेक्टिव तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देखते हैं कि जब आप इनिशियल स्टेजेस पे कोई भी मेथड आप डेवलप करना चाहते हैं, अब जैसे कि कोई भी रिसर्चर है वो यहाँ पे
वो यहाँ पे क्वेश्चनर डेवलप करता है। तो उस क्वेश्चनर को डेवलप करने से पहले जो इनिशियल स्टेज है वो उस इनिशियल स्टेज को कंसिडर करते हुए यहाँ पे देख रहा है कि क्या मेरा जो टेस्ट है वो जो यहाँ पे जो मेजर्स करेगा, यानी कि सर्वे या फिर जो टूल यहाँ पे मैं जनरेट कर रही हूँ, तो क्या वो एम के लिए सुटेबल होगा कि नहीं। तो आप सरफेस लेवल पे देख रहे हो, तो ये हमारा फेस वैलिडिटी हो गई। क्राइटेरियन वैलिडिटी नेक्स्ट आता है। क्राइटेरिया वैलिडिटी जो हमारा इवेलुएट करता है कि हाउ क्लोजली द रिजल्ट ऑफ योर टेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टेस्ट, कि यहाँ पे आप इवेलुएट कर रहे हो कि जो आपके जो रिजल्ट है आपके टेस्ट का वो कितना कॉरेस्पॉन्ड करेगा जो रिजल्ट के ऑफ द डिफरेंट टेस्ट। अगर कोई डिफरेंट टेस्ट है उससे आपके टेस्ट के जो रिजल्ट है वो कितने कॉरेस्पॉन्ड करेगी, कितने मिलेंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया वैलिडिटी होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी टीचर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं न्यू टेस्ट को जो कि मेजर कर रहे हैं एप्लीकेंट्स के इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी में। ठीक है, एप्लीकेंट्स की इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, उसने क्रिएट करा है टेस्ट को। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, वो असेस करना चाहता है हाउ वेल द टेस्ट रियली डज मेजर द स्टूडेंट्स की राइटिंग एबिलिटी को, इंग्लिश की राइटिंग एबिलिटी को यहाँ पे असेस करना चाहता है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जिसके लिए उसने क्या किया है, यहाँ पे एक टूल यहाँ पे जनरेट किया है और यहाँ पे वो देख रहा है कि फाइंड करता है कि एग्जिस्टिंग टेस्ट है जो कि कंसीडर कर रहा है वैलिड को, मेजरमेंट ऑफ इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी को, और कंपेयर करता है रिजल्ट्स व्हेन द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टेक बोथ द टेस्ट। ठीक है, इफ द आउटकम्स आर वेरी सिमिलर दैट द न्यू टेस्ट हैज हाई क्राइटेरिया वैलिडिटी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिसर्चर है उसने, एक प्रोफेसर है, उसने नया टेस्ट है जो कि वो मेजर करना चाहता है इंग्लिश की राइटिंग एबिलिटी को, और यहाँ पे जो टेस्ट है वो दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ उसने कंडक्ट किया। ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ उसने दूसरा टेस्ट है वो भी कंडक्ट किया, तो वहाँ पे उसके जो रिजल्ट्स है वो कॉरेस्पॉन्ड निकल कर आए, तो जो कि उसकी क्राइटेरिया वैलिडिटी को दिखा रहे हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया वैलिडिटी हो गया। ठीक है, अब इसको सम अप कर लेते हैं एक लाइनर में। सम अप करते हैं कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो क्या करता है कि डज द टेस्ट मेजर द कॉन्सेप्ट दैट इज इंटेंडेड टू मेजर, कि जो आपका जो टेस्ट है वो मेजर कर रहा है आपके कॉन्सेप्ट को जो आपने इंटेंट किया था मेजर करने के लिए। तो ये मेरी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गई। कंटेंट वैलिडिटी होगी कि इज द टेस्ट फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मेजर, यानी कि यहाँ पे जो आपका टेस्ट है तो क्या वो फुली रिप्रेजेंट कर पा रहा है आपके एम्स को जो आप मेजर करना चाहते थे, तो वो हमारे कंटेंट आ गया। फेस वैलिडिटी यानी सरफेस लेवल पे ऊपर से, कि जो आपने ऊपर से ये देख लिया कि यहाँ पे मेरा जो टेस्ट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे मेजर करके देगा जो मैं यहाँ पे मेजर करना चाहता हूँ। क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या है कि जब आपके जो रिजल्ट्स है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं डिफरेंट टेस्ट में, सेम थिंग में आपने कोई डिफरेंट टेस्ट लगाया और उसके रिजल्ट्स और आपके रिजल्ट्स आपस में मेल खा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो मेरा क्राइटेरिया वैलिडिटी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हो गई। अब बारी आती है रिलायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी हमारा यहाँ पे रेफर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर को, यानी कि जो रिजल्ट आपने निकाले हैं वही अगर दूसरा रिसर्चर निकाल के देगा, और अगर आप अपना रिजल्ट्स बार बार निकाल रहे हैं, बार बार उसे कंडक्ट कर रहे हैं और सेम रिजल्ट्स आपको मिल पा रहे हैं, तो वो हमारी रिलायबिलिटी हो गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चार्ट को आप देख सकते हो। रिलायबिलिटी हमारे फर्दर दो चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है स्टेबिलिटी, दूसरा होता है इक्विवेलेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेबिलिटी यानी कि जब आप स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप पे अपना जो टेस्ट है वो करवा रहे हैं और उसके रिजल्ट सेम निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट से स्टेबिलिटी है आपके रिजल्ट्स में, जो आप चाहते हैं वो आपको रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं बार बार सेम। और इक्विवेलेंस होता है कि जब आपके पास
ज़्यादा सैंपल होता है, मोर नंबर ऑफ सैंपल्स होता है, तो इसके लिए आगे आप फर्दर देखेंगे इसमें कई सारे टेक्निक्स यूज़ करता है रिसर्चर, कि कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता रिसर्चर के लिए कि लार्ज नंबर ऑफ सैंपल को और उनके बीच में जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं उसे बार बार टेस्ट और रीटेस्ट करे। तो उसके लिए वो इक्विवेलेंस के टेक्निक्स का यूज़ करता है कि जिसके अंदर जो रिसर्चर है वो क्या करता है, अपने सैंपल को हाफ डिवाइड कर देता है, यानी कि स्प्लिट हाफ कर देता है। उसे दूसरे रिसर्चर से उससे बोलता है कि आप मेरा टेस्ट कंडक्ट करो और मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट सेम निकल कर आए कि नहीं। तो वो हम इक्विवेलेंस के लिए यूज़ करते हैं। स्टेबिलिटी हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक ही सैंपल को बार बार टेस्ट और रीटेस्ट करें और हमारे जो रिजल्ट है वो सेम निकल कर आए। ठीक है। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंस होता है फ्रेंड्स, ये दो तरीके से आपका फर्दर डिवाइडेड होता है, जैसे कि इंटररेटर और इंटर कंसिस्टेंसी। इंटररेटर होता है कि जब आप यहाँ पे टेस्ट रिटेस्ट मेथड का आप असेस कर रहे हो और यहाँ पे एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी देख रहे हो टेस्ट की, तो ये हमारा इंटररेटर हो गया। लेकिन इंटरनल कंसिस्टेंसी जब आप देख रहे हो विद इन दी सैंपल, विद इन दी आपकी जो सैंपल है वो कितनी कंसिस्टेंस है आपस में, क्या स्कोर निकल कर आ रहा है, कितनी वेरिएशंस आ रही है, यहाँ पे रिजल्ट्स रिलायबल निकल कर आ रहे हैं कि नहीं, तो उनके लिए हम इंटरनल कंसिस्टेंसी यूज़ करते हैं, जो कि आपका इंटर आइटम, स्प्लिट हाफ, पैरेलल फॉर्म में देखते हैं। और आगे जाके हम ये KR20, KR21 कॉर्नबेच अल्फा का यूज़ करते हैं कि जब हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले रिलायबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे रिलायबिलिटी टेस्ट को करने से पहले स्टेबिलिटी का लिख देती हूँ कि स्टेबिलिटी हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारा स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास होता है। लेकिन इक्विवेलेंस होता है कि जब आप लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होता है, रिसर्चर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बार बार इतने लार्ज क्वांटिटी को वो मेजर कर पाए, तो वो हाफ कर देता है उसको। ठीक है, तो वो लार्ज के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे बारी आती है रिलायबिलिटी टेस्ट की, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होती है कि जब आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो टेस्ट की कंसिस्टेंसी को, और कंसिस्टेंसी को, रिलायबिलिटी को मेजर कर रहे हो ओवर द टाइम, यानी कि आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया 1 महीने में, फिर आप अगले महीने फिर कर रहे हैं, फिर आप अगले महीने कर रहे हैं, तीसरे महीने, चौथे महीने, विद इन दी 15 दिन, तो आप देख रहे हो कि आपके जो रिजल्ट्स कंसिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं कि नहीं, सेम निकल कर आ रहे हैं कि नहीं। तो जिसके लिए आप रिलायबिलिटी के अंदर टेस्ट रिटेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर अदर वर्ड्स में देखें, सेम टेस्ट को आप बार बार कर रहे हो, ट्वाइस कर रहे हो टू द सेम पीपल को डिफरेंट टाइम्स पे, कि आपने सेम पीपल है आपके पास, सैंपल सेम है आपके पास, ठीक है, सैंपल सेम है, उसको आप बार बार देखते हैं। इंटररेटेड रिलायबिलिटी का कब यूज़ करते हैं? सो फ्रेंड्स, इंटररेटेड रिलायबिलिटी हम तब यूज़ करते हैं कि जब टेस्ट का, जब हम रीटेस्ट करते हैं मेथड का, जो यहाँ पे असेस कर रहा होता है हमें एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी को। ठीक है, ये हमारा रेफर करता है डिग्री टू विच द डिफरेंट रेटर्स गिव द कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स ऑफ द सेम बिहेवियर, कि जब सेम बिहेवियर का यहाँ पे सेम जो बिहेवियर है उसके यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकल कर आए। ठीक है, कंसिस्टेंट रिजल्ट निकल कर आए बाय द डिफरेंट रेटर्स। ठीक है, जो एक या एक से ज़्यादा जो टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स और आपके रिजल्ट्स जो यहाँ पे अगर सेम बिहेवियर पे कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट निकल कर आए। ठीक है, तो ये हमारा इंटररेटर रिलायबिलिटी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक हमने 2 पढ़ा। एक रिलायबिलिटी टेस्ट के अंदर हमने टेस्ट रिटेस्ट किया कि जब हम सेम टेस्ट को यहाँ पे सेम सैंपल के ऊपर बार बार हम टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं और सेम रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, तो ये टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी हो गया। लेकिन इंटररेटर यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रेटर्स जो हमारे स्टडी को यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स यहाँ पे जो सेम बिहेवियर पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है वो सेम निकल कर आ रहा है, कंसिस्टेंट निकल कर आ रहा है, तो ये हमारा इंटररेटर रिलायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, बात आती है इंटरनल कंसिस्टेंसी की। अब फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कंसिस्टेंसी की जब बात आती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो क्या होता है? इंटरनल कंसिस्टेंसी हमारा एक ऐसी रिलायबिलिटी होती है जो कि वो बताता है कि हाउ वेल अ टेस्ट और अ सर्वे इज एक्चुअली मेजरिंग
what you wanted to measure, कि जो आप exactly measure करना चाहते हो, what you are exactly supposed to measure is giving you the result, कि जिसमें जो रिजल्ट आपके कंसिस्टेंट निकल कर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपने जो टेस्ट और सर्वे यूज किया है वो एक्चुअली में वही मेजर कर रहा है जो आपने यहाँ पे मेजर करने के लिए वो बनाया है। तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी हमारा होकर निकल कर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को मैथ्स टेस्ट दिया है। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चे को कितनी नॉलेज आई साइंस की और लॉजिक की। तो यहाँ पे अगर हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी होगा जो कि आपको बताएगा कि टेस्ट यहाँ पे मेजर करेगा जो कि यहाँ पे मेजर किया गया था, जो पर्टिकुलर एक्सपेक्ट था, लेकिन लो कंसिस्टेंसी यहाँ पे तब आएगी कि जब आपका यहाँ पे मैथ्स के अलावा जो टेस्ट यहाँ पे आपने लिया है, मैथ्स के अलावा आप कुछ और यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक स्किल्स यहाँ पे के आप यूज करने लग गए उस टेस्ट के लिए, तो वो हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ टू मेजर इट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 कॉमन मेथड्स है जो कि आपके यूज हो रहे हैं जिसका मेजर करे हो इंटरनल कंसिस्टेंसी में। यहाँ पे मेजर करते हो एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन यानी कि विद इन दी आइटम्स आप उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी खोज रहे हो। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी खोज रहे हो इंटर आइटम्स के बीच में। और यहाँ पे फॉर अ सेट ऑफ मेजर जो डिजाइन करते हैं, जो असेस करते हैं सेम कंस्ट्रक्ट के लिए, और यहाँ पे आप उनका कोरिलेशन निकाल रहे हो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए हम इंटर आइटम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्प्लिट हाफ क्या कर रहे हो, स्प्लिट हाफ की जब आपके पास जो नंबर ऑफ सेट वैल्यूज है आप उसको अलग अलग करके मेजर कर रहे हो और उनके आपस में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, कोरिलेशन निकाल रहे हो कि इनके जो रिजल्ट्स के अंदर कैसा रिलेशन है और क्या यहाँ पे रिजल्ट्स इंटरनल कंसिस्टेंसी निकल कर आएगी कि नहीं। तो ये हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी के एग्जांपल होगी। ठीक है, 2 तरीके से निकाल सकते हैं, स्प्लिट हाफ और एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन। अब एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन है जो यूज कर रहा है ऑल ऑफ द आइटम्स ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर डिजाइन टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट, जो यूज कर रहे हैं जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं टू मेजर सेम कंस्ट्रक्ट के लिए, तो वो एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन है, जिसमें आप तरह तरह के आइटम्स है उसका एवरेज निकाल के आप इसको देख रहे हो। दूसरी तरफ है स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ में क्या कर रहे हो आप, स्प्लिट हाफ में रिलायबिलिटी है जिसके अंदर आप रैंडमली डिवाइड कर रहे हो सारे के सारे आइटम्स को और उनको मेजर कर रहे हो। आपने रैंडमली डिवाइड कर दिया, मान लो आपके पास 50 का सैंपल है तो आप उसको 25 और 25 में आपने इसको यहाँ पे हाफ कर दिया और तब जाके आप उसको देख रहे हो, मेजर कर रहे हो। ठीक है, कि मेजर कर रहे हो सेम कंस्ट्रक्ट को इनटू 2 सेट्स में। ये हमारा स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है क्रॉनबेक अल्फा की। क्रॉनबेक अल्फा ये भी हम इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए करते हैं। जो क्रॉनबेक हमारा अल्फा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड अगर हम आने वाले उसमें कई सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है। तो क्रॉनबेक अल्फा हमारा डेवलप किया गया था बाय ली क्रॉनबेक ने 1951 में, जिन्होंने मेजर किया था रिलायबिलिटी को। क्रॉनबेक अल्फा हमारा टेस्ट है जो कि देखने के लिए यूज होता है कि मल्टीपल क्वेश्चंस जो सर्वे में हमारे यूज हुए कि वो रिलायबल है कि नहीं, टेस्ट जो रिजल्ट जो निकल कर आ रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्रॉनबेक अल्फा का यूज करते हैं। अब इसके अंदर ना कई सारे जो फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए, जैसे कि कुदर रिचर्डसन फॉर्मूला 20 और यहाँ पे कुदर रिचर्डसन फॉर्मूला 21। तो ये दोनों क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर स्टैट्स के पोर्शन में देखा जाए तो KR यानी कि कुदर रिचर्डसन फॉर्मूला 20 है, ये हमारा मेजर करता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को। ये स्पेशली हमारा मेजर करता है डाइकोटोमस चॉइसेस को। डाइकोटोमस चॉइसेस यानी कि हमारे यहाँ पे ट्रू चॉइसेस, ठीक है, ट्रू चॉइसेस या तो ये या वो, ठीक है, डाइकोटोमस चॉइसेस के अंदर यहाँ पे यूज करते हैं इसको। और यहाँ पे फर्स्ट ये स्टैब्लिश हुआ था, पब्लिश हुआ था 1937 में। अब यहाँ पे जो क्रॉनबेक अल्फा है वो हमारा तब यूज होता है कि जब हमारे जो आइटम्स है वो कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, यानी कि नॉन डाइकोटोमस हो। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम स्पेशली यूज करते हैं कुदर रिचर्डसन फॉर्मूला 20 का। जब हमारी यहाँ पे वैल्यूज है वो रेंज करेगी
0 से 1 तक विद हाई वैल्यूज, जो इंडिकेट करता है एग्जामिनेशन इज लाइकली टू कोरिलेट विद अल्टरनेट फॉर्म्स। और यहाँ पे जो KR20 है ये हमारा इम्पैक्ट करता है बाय डिफिकल्टी और स्प्रेड इन स्कोर्स के अंदर, कि स्कोर्स के अंदर कितना बिखराव है, कितना यहाँ पे जो वैल्यूज है वो हमारी यानी कि जो डेटा सेट्स है, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो डाइकोटोमस है कि नहीं, तो उनके लिए हम KR फॉर्मूला 20 का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, ये दिया हुआ है। और हम मेनली फ्रेंड्स ये जो KR का फॉर्मूला 20 यूज करते हैं कि जब हमें अपने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देखने होते हैं कि कितने सही है कितने गलत है, तो वो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा, तो उन सब के लिए हम यहाँ पे KR का फॉर्मूला यूज करते हैं। KR21 का भी फॉर्मूला यूज होता है, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है KR20 का। ठीक है, और यहाँ पे आप बताते हो कि जब आप डिफिकल्टी लेवल देखते हो सारे के सारे आइटम्स का, जब आप यहाँ पे यूज करते हो तब यूज होता है कि डिफिकल्टी ऑफ ऑल द आइटम्स ऑन टेस्ट जो कि आपकी इक्वल हो, तो उसके लिए हम KR फॉर्मूला 21 का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा कि कब कब हम यूज करते हैं। एक डाइकोटोमस कंडीशन के लिए यूज होता है, कॉन्वेक्स अल्फा हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, नॉन डाइकोटोमस कंडीशंस के लिए यूज करता है। ठीक है, कि जब आप यहाँ पे मल्टीपल आपने जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो उनके बीच में कि वो सर्वे के अंदर जो यूज हुए वो कितने रिलायबल है कि नहीं, और इसके साथ साथ ये आप मेजर कर पाते हो क्रॉसबैच अल्फा का कि उन वेरिएबल्स को जो कि हिडन है, ठीक है, जो अनऑब्जर्वेबल है, तो उनके लिए हम क्रॉसबैच अल्फा का यूज करते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं KR21 के लिए भी, KR20 के लिए भी। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, जो कि यूज करते हैं क्रॉसबैच अल्फा का, कि हम यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है, इसमें आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे जो जो लिखा होता है उस हिसाब से वैल्यू लिखते रहते हैं, उसे फॉर्मूले में पुट करते रहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का PYQ है, ये आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आपको यहाँ पे मेजर करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल आपके पास मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जिसके अंदर 50 आइटम्स है। 50 आइटम्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आपको डिफिकल्टी वैल्यूज भी दी हुई है आइटम्स की, जो कि वेरी कर रही है नैरो रेंज में विद एन एवरेज वैल्यू 0.48 की। ठीक है, और आपको एवरेज वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ टेस्ट है वो क्या कर रहा है, वेरिएंस आपको दे रहा है 81 का, और यहाँ पे एडमिनिस्टर किया है जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो आपको रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ टेस्ट निकालना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अल्फा का जो फॉर्मूला आप देख सकते हो ये होता है एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, सी यानी कि आपको यहाँ पे बताया है एवरेज कोवेरियंस बिटवीन इंटर आइटम्स। ठीक है, एवरेज कोवेरियंस बिटवीन इंटर आइटम्स के बीच में क्या है, वेरियंस। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे बी क्या आता है, बी आता है आपका एवरेज वेरिएंस, जो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज वेरिएंस कितना है, यहाँ पे 81 दिया हुआ है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो बार का मतलब क्या है, बार मतलब रूट, जब आप रूट निकालते हो, ठीक है, बार मतलब रूट है, और इसको n-1 और इसको आप इंटू करेंगे सी से। सी क्या है, कोवेरियंस ऑफ इंटर आइटम्स। अब आपको क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया, क्वेश्चन में आपको n दिया है 50 जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, 50 दी हुई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यूज आपको दी हुई है ऑफ आइटम्स जो वेरी कर रहे हैं नैरो रेंज में विद एन एवरेज वैल्यू ऑफ 0.48। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 0.48 आपको एवरेज दिया हुआ है कोवेरियंस बिटवीन इंटर आइटम्स का, लेकिन यहाँ पे आपको डिफिकल्टी वैल्यूज का दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सी बार यहाँ पे निकालना पड़ेगा, आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, 0.48 का, तो 0.48 का जब आप रूट निकालोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे निकल कर आएगा 0.69। ठीक है, क्योंकि आपको रूट चाहिए था,
एवरेज का, एवरेज कोवेरियंस बिटवीन इंटर आइटम पेयर का आपको यहाँ पे रूट चाहिए था, तो 0.69 निकल कर आ गया। अब यहाँ पे वी रूट भी निकाल लो, यानी कि आपको वेरिएंस यहाँ पे दिया हुआ है 81, अब उसका रूट निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। अब सिंपली आपको अब इसमें क्वेश्चन में पुट करना है, क्वेश्चन में जो फॉर्मूले में पुट करोगे, फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो अभी आपसे हम कैलकुलेट करते हैं। सी क्या है, कोवेरियंस, कोवेरियंस जिसमें वी हमारा वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस किसका दिया हुआ है, एवरेज वेरिएंस, ठीक है, एवरेज वेरिएंस, और इसके अंदर आप n-1 करें, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, और आप इंटू कर रहे हैं इसको सी से, कोवेरियंस से। अल्फा आपको न्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना है। जब भी क्वेश्चन में आपको रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की बात करें तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दूसरी तरफ भी आपका आता है जब क्रोनबेच अल्फा का यूज करें रिलायबिलिटी की फॉर्म में, जब हम रिलायबिलिटी से इसको कोरिलेट करके देखते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपको 50 वैल्यू दी हुई है, आपने रूट इसका निकाला था सी का कोवेरियंस का, जिसका 0.69 आया, और आप जो 9 आपका वेरियंस का रूट निकल कर आया, एन क्या है 50, माइनस कर रहे उसको 1 के साथ, और आपने यहाँ पे इंटू किया है 0.69 से। सो फ्रेंड्स आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा 0.8057। तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा जब हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकाल रहे हैं अल्फा का, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारा आता है कि जब हमें क्रोनबेच अल्फा रिलायबिलिटी निकालनी है, जब हमें न्यू रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, ये तो हमें सिर्फ सिंपल आपसे कोफिशिएंट टेस्ट का पूछ रहा था, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द टेस्ट पूछ रहा था, लेकिन जब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आए वो कहे कि न्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आप निकालनी है, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि जब यहाँ पे क्रोनबेच अल्फा और रिलायबिलिटी निकालते हैं, सी कोवेरियंस की जगह सिंपली आपका यहाँ पे आपका सी की जगह यहाँ पे आर आ जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट, बस इतना सा फर्क है इसके अंदर, ठीक है। और आप कैसे निकालेंगे, ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, 2018 का जून की शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर अ टेस्ट है जिसके 20 आइटम से रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आपको दिया है 0.60, और जिसमें 80 मोर सिमिलर आइटम्स आपने ऐड करे हैं। न्यू रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट आपको निकालना है कि क्या होगा, सिंपल इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट कह रहा है 20 आइटम्स का, तो फ्रेंड्स आपके पास 20 आइटम्स ओल्ड थे कि एन की वैल्यू नहीं है, ये ओल्ड है, मतलब आपकी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जब हमें निकालने होते हैं तो उसे एन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट के 20 आइटम्स कह रहा है, ओल्ड आइटम्स आपको 20 दिए हुए हैं। आपको रिलायबिलिटी कोफिशिएंट यानी कि आपको ये दिया हुआ है कितना 0.60 दिया हुआ है आपको आर, ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है। आपको यहाँ पे न्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, न्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आपको मेजर करना है। जो आपको दिया है उसको लिख लो, टेस्ट के 20 आइटम्स थे, ठीक है, और इसके अंदर आपने 80 और आपने आइटम्स यहाँ पे डाल दिए और आपने ऐड कर लिया, तो एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कि जो हम ओल्ड आइटम्स होते हैं, ओल्ड आइटम्स उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं किससे, एक मिनट, ओल्ड आइटम्स को जब हम न्यू आइटम्स उसके अंदर डालते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं ओल्ड आइटम से। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एन का, कि जब हम यहाँ पे ओल्ड आइटम्स कितने हैं 20, इसको जब हम प्लस कर देंगे न्यू आइटम से, यानी कि 80 और उसके अंदर ऐड हुए, और उसको आप डिवाइड करेंगे ओल्ड आइटम से 20, तो आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकल कर आ जाएगी, जो हमारे निकल कर आएगी 5, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इसमें क्वेश्चन में पुट अप करना है, जैसे कि ये इतना निकाल के दे दिया आपको, अब आप यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, एन यहाँ पे एन हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5 निकल कर आगे, आर यहाँ पे क्या आया है, ये आर है, आर बनाया मैंने, ठीक है, अल्फा नहीं है, आर है, आर, और इसको सही से बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, आर यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट, और 1 प्लस कर रहे हैं एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, उसमें 1 माइनस इंटू आर यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट। अब हमें न्यू रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट यानी कि अल्फा निकालना है, एन कितना आया है हमारा 5, इसको आप इंटू करेंगे आर से। रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट हमें किस में दिया है क्वेश्चन में
0.60 दिया हुआ है, ठीक है, 0.60 हमें दिया हुआ है। अब इसको आप 1 प्लस करेंगे n से, यानी कि n हमारा 5 था, 5 माइनस 1 करेंगे और इसको आप इंटू करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट से। तो फ्रेंड्स हमारा आप जब सॉल्व करेंगे, आप इसको करना 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, और 4 इंटू करेंगे 0.60 से, उसमें 1 प्लस करेंगे। तो ऐसे कर करके आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0.86, ठीक है, 0.86, जिसके वजह से आपका सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको इंटू करेंगे तो इसलिए आपका यहाँ पे यूज जाएगा। मेनली आपको ये सिखाना चाहती हूँ मैं कि क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है और क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। जब भी आपका न्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जब आप अल्फा के बीच में, क्रॉनबेच अल्फा और रिलायबिलिटी के बीच में कोरिलेट करके एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। लेकिन जब आप दूसरी साइड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कोफिशिएंट टेस्ट पूछा है, ठीक है, कोफिशिएंट आपको रिलायबिलिटी का कोफिशिएंट टेस्ट क्या है, तो उसके लिए आपको ये यूज करना है जिसके अंदर आप कोवेरिएंस निकालते हो, सी आप निकालते हो, और जिस वजह से आप यहाँ पे अपना अल्फा निकालते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होता है के आर फॉर्मूला 20, कि हम के आर फॉर्मूला 20 कब यूज करते हैं, कि फ्रेंड्स तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास करेक्ट आइटम्स क्वेश्चन में पूछ रहा है और आपको रिलायबिलिटी निकालनी है आइटम्स के बीच में और रिलायबिलिटी के बीच में। जब हम यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो हम के आर का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको करेक्ट आइटम्स और रॉन्ग आइटम्स आपको पूछता है क्वेश्चन में, टोटल आइटम्स आपको पूछता है, यानी कि एन यहाँ पे जो पूछता है टोटल आइटम्स यहाँ पे के से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे वेरिएंस आपको बताया होता है, आपको रिलायबिलिटी निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी करेक्ट आइटम्स होता है तो करेक्ट आइटम्स आपको यानी कि पी निकालना होता है फॉर्मूले में। के क्या है, आपके टोटल आइटम्स कितने हैं, के हमारे टोटल आइटम्स कितने होते हैं, ठीक है। और आपका ये जो सिग्मा स्क्वायर क्या है, ये वेरिएंस होता है, P यानी कि करेक्ट आइटम्स, Q यानी कि आपके रॉन्ग आइटम्स। सो जो करेक्ट आइटम्स है ना वो कितने हैं, करेक्ट आइटम्स कितने में से, टोटल आइटम्स में से, टोटल आइटम्स यानी कि कितने दिए हुए हैं आपको यहाँ पे टोटल आइटम्स यहाँ पे 75 यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, टोटल आइटम 75, और यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है n, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिसिंग था, n आपको दिया हुआ है यहाँ पे 300, ठीक है। तो आप इसको निकालोगे, n आपको दिया हुआ है, इसमें हम 300 से माइनस करेंगे तो इतने से इतने करेक्ट आइटम्स निकल कर आ जाएंगे, और रॉन्ग आइटम्स आपको यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे 35, जिसको आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 300 से, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग आइटम्स निकल कर आ जाएंगे और सिंपली आप इसको फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे 75 आपको क्या दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। और जिसके वजह से आप इसको फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा कि जब आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 75 दिया हुआ है आपको, ये एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। करिए फॉर्मूले में पुट, आ गया पेन मेरा, के माइनस 1 माइनस समीशन ऑफ पी क्यू, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं उसे सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर जो आपको वेरिएंस दिया हुआ है, कि आपको यहाँ पे 75 दी हुई थी आइटम्स, जिसमें से आप यहाँ पे निकाल लेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया है वो उसे पुट अप कर लेंगे। 1 सेकेंड,
यहाँ पे 75 माइनस 1 और 1 माइनस समेशन ऑफ पी क्यू जो आएगा, पी क्यू आप उसे सॉल्व कर लेंगे। पी क्यू जो आया है इसमें पी और क्यू का जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी इधर। पी की जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आई है 0.133, ठीक है, और जिसको यहाँ पे इंटू किया है 0.116 का, और यहाँ पे इसको डिवाइड किया है वेरिएंस से। वेरिएंस कितना है इसमें 0.95, और सिंपल करके आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जनरली हम यहाँ पे अपना जो आंसर है वो निकाल के दे देते हैं। तो ये हमारा तब यूज होता है कि जब हमारे करेक्ट आइटम्स कितने हैं और यहाँ पे रॉन्ग आइटम्स कितने हैं, तो जिसके लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है हमारी उन फॉर्मूले की जो कि हम KR20 यहाँ पे कब यूज करते हैं। ठीक है, KR21 कब यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे KR21 भी हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप करेक्ट आइटम्स, रॉन्ग आइटम्स 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, मीन। सिर्फ इसमें यही डिफरेंस होता है कि आपको सिर्फ आइटम्स और रिलायबिलिटी के बीच में आप रिलेशनशिप देखते हो, लेकिन इसके अंदर जब हम मीन निकालते हैं, मीन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसमें आप सॉल्व करते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुदर के रिचर्डसन 21 फॉर्मूले का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम निकालते हैं, जिसके अंदर करेक्ट और रॉन्ग आइटम्स आपको दिए होते हैं। 50 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे SD 0.45 दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन आपको दिया हुआ है 85। तो सिंपल आप करते थे 50, जिसके अंदर अब आपको यहाँ पे टोटल नंबर में से करेक्ट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं, ये निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे दे दिया है, 50 दिया हुआ है। अब आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, 50 माइनस 1 और 1, और आपको माइनस यहाँ पे S बार क्या है, X बार यानी कि मीन की 85। ठीक है, 85, जिसमें K क्या है आपका टोटल आपको K 50 दिया हुआ है, जिसको माइनस करेंगे 85 से, मीन से, और उसको आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। K क्या है इधर, K 50 है, और उसको इंटू करेंगे किससे, वेरिएंस से, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस निकालना है, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड सिग्मा का स्क्वायर। तो ये निकाल के आप निकालेंगे 0.20, जो आएगा आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हमारा टोटल जो आंसर निकल कर आ रहा है 304.47। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे निकल कर आ गया। मेनली था हल्का सा डिफरेंस है दोनों के दोनों उसमें फॉर्मूले में, कि हम KR21 का कब यूज करते हैं, कि KR21 का यूज कर रहे हैं कि जब आपको रिलायबिलिटी में और करेक्ट आइटम्स और रॉन्ग आइटम्स के बीच में कितना डिफरेंस है, और आपको मीन दिया होता है जब, तो आप यहाँ पे KR21 का फॉर्मूला लगाते हो। लेकिन KR20 का फॉर्मूला तब लगाते हो कि जब आपको करेक्ट आइटम्स और रॉन्ग आइटम्स कितने हैं उसको आप रिलायबिलिटी से कोरिलेट करते हो, तब जाके आप KR20 का फॉर्मूला लगाते हो। और क्रॉनबेच अल्फा तो बहुत ही इजी है, जब आपको रिलायबिलिटी का कोफिशिएंट निकालना है तब जाके आप यूज करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगी, और ताकि आप वहां से सॉल्व कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो कैसे लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और मुझे बताना अपने फीडबैक्स में कि आपको कैसे लगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।